हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो केवीएस एएसओ का पेपर देख लेते हैं हम। केवीएस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का टीयर 2 का पेपर भी था आज 27 मार्च 2026 को। तो इसका एमसीक्यू जो पार्ट है वो हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। अगर किसी के पास डिस्क्रिप्टिव है तो प्लीज शेयर, आई विल सोल्व द डिस्क्रिप्टिव आल्सो। ठीक है, तो पेपर सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। एमसीक्यू जो सेक्शन है एएसओ का, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे इन डिटेल। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और तैयारी कर रहे हैं एसएसए यानी कि सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या एसओ सेक्शन ऑफिसर, तो आप बिल्कुल सही जगह है। आपको के जो स्टडी पोर्टल है वो प्रोवाइड करता है लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये सारी चीज हमारे पास अवेलेबल है। अपनी एग्जाम के रिलेटेड रेलिवेंट जो भी डिटेल्स है वो पाने के लिए अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, स्पेस देके एग्जाम का नाम, और शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। तो आपको आपके एग्जाम से रिलेवेंट जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाया करेंगे। जैसे अगर आपका नाम मनोज है तो मनोज लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली, और स्पेस देके आपका एग्जाम का नाम केवीएस एएसओ, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नोट्स अवेलेबल हैं फॉर द केवीएस, एसएसए, एओ, एसओ, सभी के लिए नोट्स अवेलेबल है। बाय कोरियर आपको पैन इंडिया डिलीवरी है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो सेम डे आपको जो है नोट्स की डिलीवरी मिल जाती है। स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर आपको जो है सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे अभी एग्जाम की वैलिडिटी तक था, तो अगर आप आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका केवीएस हो या फिर एनवीएस हो, एएसओ, एसएसए, एओ, एसओ, सभी के लिए बैच अवेलेबल है। उसके लिए आप हमारी ऐप पर जा सकते हैं, वहां पर आप चेक करेंगे रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल है फॉर एलडी आल्सो, ओपन एंड टीयर एलडी वैकेंसी दोनों के लिए, एसएसए, एओ, एसओ, सभी के लिए बैचेस अवेलेबल है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें आपका सारा कंटेंट जो है अपडेटेड है, चाहे वो वीडियो हो, चाहे आपकी फाइल्स है, चाहे एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो एमसीक्यू सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं ये, और ये जो मेरे पास कोड है दैट इज M2, आई गेस M2 कोड है मेरे पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम ईयर्स ऑफ सर्विस इज मैंडेटरीली टू विड्रॉ 90% ऑफ द बैलेंस फ्रॉम द जीपीएफ फॉर परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल परचेज करने के लिए आप एडवांस ले सकते हैं। अगर हमें 90% तक एडवांस लेना है तो उसमें पूछा गया कि आपकी कितने साल की कम से कम सर्विस होनी चाहिए। तो उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए जीपीएफ के कुल शेष का 90% आहरित करने हेतु न्यूनतम कितने वर्ष की सेवा अवधि अनिवार्य है। तो ये जो है कम से कम आपकी कितनी होनी चाहिए, 10 साल की होनी चाहिए। पहले उससे पहले 15 साल की होती थी, जो है 23 के बाद या 24 के बाद जो है 10 साल के, 23 के बाद आई गेस 10 साल की सर्विस। ठीक है, तो वो याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 10 ईयर्स यानी कि 10 साल। बी ऑप्शन आपका फर्स्ट का करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ऑफिस प्रोसीजर एंड ऑफिस मैनुअल से आपका बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय डॉकेटिंग। डॉकेटिंग क्या होता है इन ऑफिस प्रोसीजर, व्हाट डू यू मीन बाय डॉकेटिंग। नंबरिंग ऑन द फाइल्स, सेग्रीगेटिंग फाइल सब्जेक्ट वाइज, मेंटेनिंग इनवर्ड्स एंड द आउटवर्ड डेस्क, या फिर मेकिंग एंट्रीज इन द नोट पोर्शन ऑफ ए फाइल अबाउट द सीरियल नंबर असाइंड फॉर आइडेंटिफिकेशन। कार्यालय प्रक्रिया में डॉकेट बनाने का अर्थ क्या है। फाइलों पर नंबर डालना नहीं, वो तो सिर्फ नंबरिंग का काम है। विषय वाइज फाइलें अलग करना नहीं। आवक और जावक डेस्क का रखरखाव करना नहीं। सही आंसर यहाँ पर क्या है, फाइलों के नोट वाले भाग में पहचान के लिए क्रम संख्या देने के बारे में प्रविष्टियां करना। सो मेकिंग एंट्रीज इन द नोट पोर्शन। हमें पता है फाइल में हमारे पास क्या होता है, नोट्स पोर्शन होता है, हमारे पास कोरेस्पोंडेंस पोर्शन होता है, एंड इसके जो है हमारे पास क्या होता है, इनके अपेंडिक्स भी होते हैं। तो नोट्स पोर्शन में जो आप जो है यहाँ पर उनके सीरियल नंबर असाइन करते हो आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो हमारा डॉकेटिंग करना है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्वांटम ऑफ ड्रेस अलाउंस एडमिसिबल टू ग्रुप सी एम्प्लॉय। ग्रुप सी एम्प्लॉय के बारे में पूछा गया है कि जो ड्रेस अलाउंस मिलता है वो कितना है। समूह गैर कर्मचारियों को अनुमत्य वृद्धि भत्ता की मात्रा कितनी है। 8,550 रुपए, 4,350 रुपए, 6,250 रुपए, या फिर 5,475 रुपए। राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन सी है। इससे पहले हमारे पास 5,000 था जब तक हमारा डीए 50% से कम था। जो हमारा डीए 50% जो है 50% से अबव हुआ तो जो सारे अलाउंसेस है वो 25% इंक्रीज हो गए, तो ये भी इंक्रीज हो गया। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, 6250 पर ईयर। राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द एंटाइटलमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर
लोकल जर्नी, ठीक है। एंटाइटलमेंट फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर लोकल जर्नी इफ ही और शी कम्स बैक टू हेडक्वार्टर विद इन 10 आवर, 10 घंटे के अंदर जो है एम्प्लॉय हमारा ऑफिस आ चुका है। अब बात यहाँ पे क्या की गई है, लोकल जर्नी की गई है। और लोकल जर्नी में डीए कैसे मिलता है, हमें पता है कि अगर लेस देन 6 आवर है या फिर 6 to 12 है या फिर मोर देन 12 है, इसके अकॉर्डिंग हमने एक जो टेबल है वो हमने याद की थी, राइट। हमारे पास क्या था, हमारे पास था 30 का 50% यानी कि 15 मिलेगा। अगर हम लोकल जर्नी की बात करें 70 का 50% यानी कि 35 मिलेगा, 100 का 50% यानी कि 50% मिलेगा। अब एम्प्लॉय कितने देर में वापस आ गया है, 10 आवर्स के अंदर अंदर जो है एम्प्लॉय हमारा जो है वापस आ गया है, राइट। तो 10 आवर्स के अंदर अगर एम्प्लॉय हमारा वापस आ गया है तो यहाँ पर 24 आवर्स के अकॉर्डिंग हम मानते हैं, है ना, 24 आवर्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मानते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे कि जो है मोर देन 12 आवर्स है, 50 है हमारा, तो 12 आवर्स से ज्यादा अब्सेंस है क्योंकि 10 घंटे के अंदर आ गए। 24 आवर्स में अगर हम 10 भी माइनस और डीए मिलेगा 50% पर, तो सेकंड हमारा करेक्ट है। टी एंड फुल डीए ये तो वैसे ही गलत हो जाता क्योंकि लोकल जर्नी पूछा है, फुल डीए हम कभी भी नहीं देते, ओनली डीए नहीं हम डीए देते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, व्हाट इज द टैक्स रिबेट अलाउड अंडर द इनकम टैक्स न्यू रिजाइम टू द गवर्नमेंट सर्वेंट विद एनुअल इनकम 12 लाख रुपीस, ठीक है। तो 12 लाख की वार्षिक आय वाले सरकारी कर्मचारी को आयकर की नई प्रणाली न्यू रिजीम के अंतर्गत कितनी छूट अनुमत्य है, कितनी छूट दी गई है 12 लाख पर। अब यहाँ पर काफी लोगों को कंफ्यूजन क्या हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन से, है ना। स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि हमने जो है एक पढ़ा है कि 87A के तहत रिबेट मिली है, क्योंकि न्यू जो टैक्स रिजाइम है वो हमारी कैसे होती है, 0 to 4, 4 to 8 लाख, 8 to 12 जो है हमारा यहाँ पर 0%, 4 to 8 पे 5% देना है, यहाँ पर 10 देना है, 12 से 16 पे आपको 15% देना है, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास जो है टेबल है न्यू टैक्स रिजाइम की। लेकिन उसमें 87A के तहत रिबेट मिलती है कि जिसकी भी इनकम 12 लाख रुपए तक की है उसको जो है टैक्स में रिबेट मिलेगी। तो अगर हम 12 लाख रुपए पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा आता है 60,000 रुपए। रिबेट जो मिलती है वो मिलती है 60,000 रुपए की। और जो 75,000 है जिसमें कि काफी लोगों ने कंफ्यूज हुए, वो है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन कि एम्प्लॉय को जो है 12 लाख रुपए प्लस जिसकी सैलरीड इनकम आती है 75,000 उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। टोटल मिलाकर 12,75,000 पर कोई जो है टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि टैक्स रिबेट अलाउड अंडर इनकम टैक्स न्यू टैक्स रिजीम टू गवर्नमेंट सर्वेंट विद एनुअल इनकम 12 लाख। तो वहां पर कितनी टैक्स रिबेट मिल रही है, 12 लाख पे अगर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे 60,000 बनेगा, तो हम 60,000 की रिबेट दे रहे हैं, ठीक है। तो 12 लाख की वार्षिक आय वाले सरकारी कर्मचारी को आयकर की नई प्रणाली के अंतर्गत कितनी छूट अनुमत्य है, 60,000 रुपए। ऑप्शन हमारा यहाँ पर कितना है, थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, what is the standard time limit to provide information under RTI Act 2005 if the matter is related to life or liberty of a person? आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि कोई मामला व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो सूचना प्रदान करने हेतु मानक समय सीमा क्या है। स्टैंडर्ड टाइम लिमिट हमें पता है कि कितने दिन के अंदर रिप्लाई मिल जाता है, 30 दिन के अंदर अगर हम आरटीआई लगाते हैं। अगर जो है लाइफ एंड लिबर्टी का केस है तो वहां पर हमारा कितना है, विद इन 48 आवर्स है, 48 घंटे के अंदर हमें रिप्लाई देना होता है ना। विद इन 24 आवर्स नहीं है, 3 डेज भी नहीं है, नो लिमिट है, वो भी नहीं है। राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है, राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, A1 ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following article of constitution abolished untouchability? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, किस अनुच्छेद द्वारा जो है एबोलिश कर दिया गया है अनटचेबिलिटी को? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 45 या आर्टिकल 17? तो ये हमारा राइट ऑप्शन क्या है, कौन से के साथ किया गया है, आर्टिकल जो है हमारा 17 यानी कि अनुच्छेद 17 से अस्पृश्यता को जो है समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8, अंडर मेडिकल अटेंडेंस रूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट? एएम में जो हम बोलते हैं वो कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से? चिकित्सा परिचर्या नियमावली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक प्राधिकार चिकित्सा प्राधिकारी यानी कि एएम में होता है? ऑप्शन फर्स्ट है
ए गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर और प्राइवेट प्रैक्टिशनर ड्यूली अपॉइंटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो हमें पता है कि हम जो है एएमए भी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ हम एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमारी क्या है आरएमपी, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल का जो मेडिकल ऑफिसर है वो भी हमारा एएमए हो सकता है अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है अप्रूव करे, यानी कि अगर हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पेनल्ड है तो, है ना, तो वो भी होता है। गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर भी है, प्राइवेट भी है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। बाकी देख लेते हैं क्यों गलत है। ओनली स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता है, सेंटर यूटी सभी होते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिशनर लोकेलिटी सिर्फ प्राइवेट का नहीं होता है, गवर्नमेंट वाले फर्स्ट प्रेफरेंस होते हैं। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सभी होते हैं, चाहे रेलवे का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, यूटी का हो, सब जो होते हैं यहाँ पर, है ना। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। यानी कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त एक सरकारी चिकित्सा अधिकारी या गैर सरकारी चिकित्सक जो है वो हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। A government servant donated blood on working day. In the given scenario, which one of the type of leave can be sanctioned? एक सरकारी कर्मचारी कार्य दिवस के दिन रक्तदान करता है, इस परिप्रेक्ष्य में उसे किस प्रकार की छुट्टी दी जा सकती है? तो हमने स्पेशल कैजुअल लीव पढ़ी थी जो अलग अलग पर्पस के लिए मिलती है, उसी में हमारा ब्लड डोनेशन भी था। अगर वर्किंग डे पर कोई करता है तो हम ब्लड डोनेशन की लीव देते हैं, ये हमारी ट्रीट होती है स्पेशल कैजुअल लीव में। 3 महीने में हम एक बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं, यानी कि अगर हम बात करें पूरे साल में तो हम 4 बार जो है ब्लड डोनेशन के नाम की छुट्टी ले सकते हैं। तो कैजुअल लीव नहीं, कैजुअल लीव हमारी अलग होती है। अर्न लीव भी हमारे पास अलग कैटेगरी है। स्टडी लीव फॉर द स्टडी पर्पस है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है, स्पेशल कैजुअल लीव, विशेष आकस्मिक अवकाश, ये हमारा सही उत्तर है। तो उत्तर हमारा कौन सा है यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 10 है। The payment gateway charges charged by authorized travel agent during LTC travel। तो हमने LTC travel जब पढ़ा है तो मैंने आपको बोला था कि काफी सारी चीजें जो है ट्रैवल के केस में आती हैं कि ये चीजें परमिसेबल है नहीं परमिसेबल है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया। पेमेंट गेटवे चार्जेस क्या रिम्बर्सेबल है या नहीं? आर रिम्बर्सेबल एज पर एलटीसी रूल, क्या रिम्बर्सेबल है? एलटीसी रूल के अकॉर्डिंग आर नॉट रिम्बर्सेबल, यानी कि प्रतिपूर्ति योग्य नहीं है। रिम्बर्सेबल विद द सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से प्रतिपूर्ति योग्य है। या गवर्नमेंट सर्वेंट हैज टू बियर गेटवे चार्जेस, या सरकारी कर्मचारी को गेटवे प्रभार वहन करने होते हैं। तो पेमेंट गेटवे चार्जेस हो प्लस उसके ऊपर जो भी जीएसटी लगा है वो भी हमारा रिम्बर्सेबल होता है। सो आर रिम्बर्सेबल एज पर द एलटीसी रूल। तो एलटीसी नियम के अनुसार प्रतिपूर्ति योग्य है, यानी कि आर रिम्बर्सेबल एज पर एलटीसी रूल। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन 11। The maximum age relaxation admissible to SC/ST candidate on direct recruitment। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में SC/ST को कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है? ये तो अगर आपने पढ़ा हो नहीं भी पढ़ा हो तो भी आपको पता होना चाहिए। इतनी बार आप जो है नोटिफिकेशन में फॉर्म फिल करते हो तो वहां पर आपको पता है कि रिजर्वेशन कितना मिलता है। 3 साल मिलता है ओबीसी कैटेगरी को, है ना, 5 साल मिलता है SC/ST कैटेगरी को, पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग को मिलता है 10 साल का। तो यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा है, 5 ईयर, ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। SC/ST को कितना मिलता है, 5 साल का। तो सीधी भर्ती में अजया या बेसिकली जो है हमारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को आयु सीमा में अधिकतम कितनी छूट प्रदान की जाती है? तो 5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वो यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट यानी कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसेबिलिटी? जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं कि डिसेबिलिटी के तहत जो है कोई भी किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन मिलेगा तो हम क्या बोलते हैं, कितनी मिनिमम डिसेबिलिटी होनी चाहिए, वही यहाँ पर पूछा गया है। तो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अंतर्गत निःशक्त वर्गीकरण के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत निःशक्तता होनी चाहिए? 35%, 50%, 40% या 55%? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 40% मिनिमम है, यानी कि 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अंडर सीजीएचएस रूल्स व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड द वार्ड एंटाइटलमेंट? वार्ड हम किसके अकॉर्डिंग देते हैं? अगर आपने नॉर्मल भी पॉलिसी करवाई है कि आपकी पॉलिसी कौन सी है, या अगर हम गवर्नमेंट सर्वेंट की बात करें तो बेसिक पे क्या है उसके बेसिस पर, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो है पॉलिसी हमारी होती है।
तो टोटल एमोलुमेंट एज पर मंथ नहीं, रैंक ऑफ द एम्प्लॉय नहीं, डियरनेस पे नहीं, बेसिक पे के ऊपर हम देखते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा भी है कि अगर एक स्पेसिफिक लिमिट से बेसिक पे है तो प्राइवेट वार्ड उसी को मिलता है ना, 67,601 रुपए से ज्यादा जिसकी सैलरी है उसको जो है मिलता है प्राइवेट वार्ड। तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार मूल वेतन, तो सीएचएस नियमावली के अंतर्गत हकदारी वार्ड निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड है, आपका बेसिक पे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है FR&SR यानी कि फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स प्राइमरी रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स हमने पढ़ा है कि हम क्या बोलते हैं इनको, बाइबल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें आपकी ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक के सारे रूल्स हैं। तो मूल नियमावली और पूरक नियमावली FR/SR मुख्यतः संबंधित है, बजट प्रिपरेशन नहीं, बजट से रिलेटेड तो नहीं है बिल्कुल भी, परचेज प्रोसीजर नहीं, उसके लिए हमारे पास GFR रूल्स हैं तो वो भी नहीं है, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर वो हमारे पास CCA में दिए गए, हालांकि इसी के बारे में, बट जो है CCA में हालांकि FR/SR का पार्ट है, लेकिन उसके लिए हमारे पास अलग से CCA रूल है, अनुशासनिक प्रक्रिया। क्या है आपकी मूल सेवा शर्तें, बेसिक सर्विस कंडीशन, क्योंकि इसमें आपकी सारी चीज आ जाती है, CCA है, कंडक्ट है, लीव रूल्स है, ज्वाइनिंग टाइम रूल्स है, TA है, DA है, मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में है, लीन है, सारी चीजें। तो मूल सेवा शर्तें, बेसिक जो सर्विस कंडीशंस है वो, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द मेन फोकस ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स 1964, CCS आचरण नियमावली 1964 का मुख्य विषय है, क्या है CCS कंडक्ट रूल, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं, वो तो हमारी CCA रूल्स में है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं, वो भी नहीं है, पे फिक्सेशन नहीं है इसमें भी, रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर एंड इंटीग्रिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, CCS कंडक्ट रूल हमें ये बताते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का व्यवहार कैसा होना चाहिए, किस तरीके का जो है उसका यहाँ पर कंडक्ट होना चाहिए, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, वो सारी चीजें। तो CCS आचरण नियमावली 1964 का मुख्य विषय क्या है, अनुशासनिक कार्यवाही नहीं, वित्तीय अनुशासन भी नहीं है, वेतन निर्धारण भी नहीं है, सही आंसर क्या है हमारा, सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार और सत्यनिष्ठा का विनियमन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि इसका हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड 15वें का। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, What is the quantum of the standard deduction allowed for family pensioner? फैमिली पेंशनर के लिए हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है, यो है हमारा परिवार पेंशन पाने वालों को कितनी मानक कटौती मिलती है, तो यो मिलती है हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, 1500 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रिंसिपल रिजेक्टेड द क्लेम ऑफ ए टीचर हु अवेल्ड ऑल इंडिया LTC इन लिeu ऑफ होम टाउन, तो इसके लिए हमें पता है कि हाँ हमारे पास स्कीम है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम कहते हैं हम, ठीक है। उसके तहत क्या कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपने होम टाउन को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑल इंडिया में। तो हाउ आर यू गोइंग टू प्रोसीड द क्लेम, प्राधानाचार्य द्वारा गृह नगर होम टाउन LTC के एवज में ऑल इंडिया LTC लेने वाले एक अध्यापक के दावे को अस्वीकृत कर दिया गया है, आप उसके दावे को कैसा संशोधित करेंगे, प्रिंसिपल एक्शन इज इन ऑर्डर सिंस होम टाउन LTC कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ऑल इंडिया LTC एज पर रूल, गलत है, हम कर सकते हैं, हमारे पास स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम है, अभी भी हमारे पास सितंबर 26 तक वो स्कीम अवेलेबल है। The principal action is not correct since the government servant has an option for the same, ये हमारा करेक्ट है क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट के पास ये ऑप्शन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन परमिट सच कन्वर्सेशन ऑफ LTC, ये भी गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिबार्ड फ्रॉम द फ्यूचर क्लेम ऑफ LTC, ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रधानाचार्य द्वारा गृह नगर होम टाउन LTC के एवज में ऑल इंडिया LTC लेने वाले एक अध्यापक के दावे को अस्वीकृत कर दिया गया है। तो आप क्या काम करेंगे यहाँ पर, प्रधानाचार्य को कार्यवाही गलत है क्योंकि सरकारी कर्मचारी के अनुसार इसका विकल्प होता है, तो ये ऑप्शन आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, हु इज द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी टू डिडक्ट इनकम टैक्स एट सोर्स TDS, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन हमारे पास जो है भी प्रिंसिपल एग्जाम में भी था, है ना, तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन पूछा है, काफी सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर रिपीट है हमारे। तो हु इज द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी टू डिडक्ट इनकम टैक्स एट सोर्स, क्लास टीचर नहीं, DDO करता है, वाइस प्रिंसिपल नहीं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी नहीं। तो स्रोत पर आपका कटौती के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है, DDO होता है, हमारा जो है ड्राइंग जो ऑफिसर होता है हमारा वो यहाँ पर हमारा होता है ना, तो ड्राइंग ऑफिसर जो है हमारा वो यहाँ पर हमारा कट करता है DDO हमारा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा सेकंड। एक गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट अवेल एलटीसी फैसिलिटी फॉर सेल्फ ड्यूरिंग। गवर्नमेंट सर्वेंट कब एलटीसी नहीं ले सकता? हमें पता है कैजुअल लीव पर एलटीसी मिलती है, क्लोज लीव पर नहीं मिलती है। कम से कम एक लीव लो, चाहे कैजुअल लो, मिल जाएगी। मेडिकल लीव पर भी आपको मिल सकती है, किसी भी लीव पर मिल सकती है ना। ऑन ड्यूटी मिलती है। कब नहीं ले सकता है सेल्फ? तो हमने सीसी रूल्स में पढ़ा है, जब भी एम्प्लॉय सस्पेंशन पर होता है तो नहीं ले सकता है ना। निलंबन अवधि पर, सस्पेंशन पर जो है एम्प्लॉय को नहीं मिलता है। हालांकि जो फैमिली है वो अभी भी एलटीसी अवेल कर सकती है, एम्प्लॉय नहीं कर सकता। रीजन, क्योंकि एम्प्लॉय को सस्पेंशन के दौरान कोई लीव नहीं मिलती और बिना लीव हम एलटीसी नहीं देते। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन सर्विस एज पर FRSR? FRSR यानी कि फंडामेंटल रूल सप्लीमेंट्री रूल के अनुसार अन्यत्र सेवा, विदेश सेवा का क्या अर्थ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। द सर्विस रेंडर्ड इन अब्रोड, अब्रोड फॉरेन सर्विस नाम से है, लेकिन विदेशी सेवा का सच में मतलब ये नहीं कि जब आप अब्रोड में हो तो आपकी जो है ड्यूटी फॉरेन सर्विस पर है, तो वो हमारा ऑप्शन गलत है। सेकेंड हमारा क्या है? द सर्विस रेंडर्ड इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, नहीं, जरूरी नहीं कि हमेशा वही हो, कहीं पर भी हो सकती है, यूएन बॉडी में भी हो सकती है। द सर्विस रेंडर्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑन डेपुटेशन अदर देन पेरेंट डिपार्टमेंट, ये यहाँ पर करेक्ट है। सर्विस रेंडर्ड प्रायर टू द ज्वाइनिंग सर्विस, वो भी नहीं है, उससे पहले की प्रतियुक्त नियुक्ति पर किसी अन्य संगठन की में दी गई सेवा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, सीए के बारे में बात हुई है, तो सीए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज नॉट एडमिसिबल इन केस ऑफ डैश के मामले में संतान शिक्षा भत्ता सीए अनुमत्य नहीं है। कब हम नहीं देते हैं? थर्ड चाइल्ड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। तुम्हें पता है कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस हम कितने बच्चों के लिए देते हैं? सिर्फ 2 बच्चों के लिए। तो थर्ड चाइल्ड है टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, उसके लिए हम नहीं देते हैं। सेकंड फीमेल हम देंगे, सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो भी हम देंगे, फर्स्ट मेल है तो भी हम देंगे। सरकारी कर्मचारी की जो तीसरी संतान है तो हम नहीं देंगे। ठीक है, हमें कोई लेना देना नहीं कि भाई जो है आप मेल है फीमेल है, सब बच्चों के लिए, 2 बच्चे हैं उनके लिए हम देंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अनमैरिड डॉटर टू बी डिक्लेयर्ड एज होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट? ठीक है, होली डिपेंडेंट कब है? तो मैंने ये से क्वेश्चन आपको बोला है कि हमेशा एज के रिगार्डिंग या फिर जो है टाइमलाइंस के रिगार्डिंग, जो है फैमिली के रिगार्डिंग, ये हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर भी सेम है कि एक अविवाहित पुत्री को सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित घोषित करने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? डॉटर और जो है सिस्टर, दोनों का केस लगभग सेम होता है। तो यहाँ पर तो डॉटर की बात की गई है। अनमैरिड डॉटर है, अगर डिपेंडेंट है, होली डिपेंडेंट है, तो कोई एज लिमिट नहीं है। तो 25 ईयर नहीं, 30 ईयर नहीं, हमारे पास 35 नहीं, तो नो एज लिमिट, यानी कि कोई आयु सीमा जो है वो यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अंडर सीजीएचएस रूल द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉट एडमिसिबल। सीजीएचएस नियमावली के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के उपचार की अनुमति नहीं है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट फॉर टूथ मिलता है, कैटरेक्ट सर्जरी ऑफ राइट आइट ये भी मिलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी मिलता है। क्या नहीं मिलता? हमने बात की थी कॉस्मेटिक या फिर जो है फिजिकल फिटनेस रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होगा वो नहीं दिया जाएगा। तो हेयर ट्रांसप्लांट है फॉर द बाल्ड हेयर, तो वो नहीं मिलेगा। गंजे सर के लिए बालों का प्रत्यारोपण ये नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पे लेवल इन मैट्रिक्स एंटिडस एयर ट्रैवल? मैट्रिक्स में किस वेतन स्तर पे लेवल पर हवाई यात्रा करने का पात्रता बनती है? तो टीएडीए में हमने पढ़ा है, टीएडीए के अकॉर्डिंग 7th पे कमीशन के बाद से पे लेवल 6 या उससे अबो जो भी है वो एयर ट्रैवल कर सकता है। एलटीसी के केस में पे लेवल 9 होता है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया तो हम टीएडीए के अकॉर्डिंग मान के चलेंगे। पे लेवल 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, सभी गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं कर सकते। पे लेवल 6 एंड अबो के लिए एडमिसिबल है, तो 6 यहाँ पर है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? पे लेवल 6, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। अंडर सर्विस रूल और द लीव रूल्स कैन ज्वाइनिंग टाइम बी कंबाइंड विद कैजुअल लीव? सेवा नियमावली, छुट्टी नियमावली के अंतर्गत क्या कार्यभार ग्रहण करने के समय को आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है? तो जब भी कोई भी पर्सन जो है हमारा लीव रूल्स पे, सर्विस रूल पे है, तो क्या ज्वाइनिंग टाइम हम कैजुअल लीव के साथ जोड़ सकते हैं? तो इसके बारे में पूछा गया है, तो वो हम नहीं जोड़ते हैं। कैजुअल लीव नहीं मिलती है, क्योंकि हमने पढ़ा भी है कैजुअल लीव किसी लीव के साथ कंबाइन नहीं होती, इवन ज्वाइनिंग टाइम के साथ नहीं होती। बाकी आप कर सकते हो।
कैन बी कंबाइन इफ प्रायर परमिशन इज टेकन, कोई और लीव आप ले सकते हो। ऑल कैजुअल लीव डीम टू हैव अवेल्ड, नहीं। कैन नॉट बी कंबाइंड एट एनी कॉस्ट, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही है कि कैन नॉट बी कंबाइंड। लीव सैलरी विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट, नहीं। तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड है। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा है 26, हाउ डू यू एब्रीवेट प्रैन विद रिलेटेड टू एनपीएस। एनपीएस में हम बात करते हैं प्रैन नंबर की, तो एनपीएस में प्रैन का संक्षिप्त नाम क्या है, हमें पता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस वो हैं जो हमने प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल की एडमिन एंड फाइनेंस की सीरीज की थी, जो मैंने 4 पार्ट में लाइव करवाया था। सीधे सीधे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ फैमिली पेंशन अंडर द एफआरएसआर। एफआरएसआर के अंतर्गत परिवार पेंशन की माला कितनी है, क्वांटम कितनी जो है मिलती है। ट्रांसलेट सीधा तो यहाँ पर काफी सारे में आपको डाउट मिलेगा, एक में जो है क्वेश्चन भी गलत था सुबह। तो 30% ऑफ द पे, 50% ऑफ द पे, 20% ऑफ द पे, 40% ऑफ द पे। हमें पता है एनहांस रेट मिलता है 50%, लेकिन नॉर्मल फैमिली पेंशन क्या होती है, वेतन का 30%। तो वेतन का 30% यानी कि 30% ऑफ द पे, ये राइट है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, what is the quantum of death gratuity admissible in the event of death of a government servant with only 3 months services completed। तो अगर किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की सिर्फ 3 महीने की सर्विस कंप्लीट हुई है, उसके रिगार्डिंग आपको बताना है कितना डेथ ग्रेजुटी मिलेगी। किसी सरकारी कर्मचारी की केवल 3 माह की सेवा पूरी होने के बाद मृत्यु हो जाने पर उसका कितना मृत्यु उपदान मिलेगा। तो जिसकी भी सर्विस जो है 1 साल से कम की होती है और जो है उसकी डेथ हो जाए बाय चांस किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की, तो हम 1 साल के अकॉर्डिंग ही कंसिडर करते हैं। और हम कितना देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ द मंथली एमोलमेंट। तो नॉट एलिजिबल फॉर ग्रेजुटी गलत है, 2019 के बाद से मिलती है सबको। 2 टाइम्स ऑफ द मंथली एम्यूनिटी, या इतना मिलेगा। 4 टाइम्स नहीं, 1 टाइम ऑफ द एमोलमेंट नहीं। तो कितना मिलता है, मासिक परिलब्धियों का 2 गुना। सेकंड जो ऑप्शन हमारा जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 29, How many times can a government servant avail computer advance in entire service? कोई सरकारी कर्मचारी अपने समस्त सेवा काल में कितने बार कंप्यूटर अग्रिम ले सकता है, कितनी बार आप जो है कंप्यूटर एडवांस ले सकते हो, पूरे एंटायर सर्विस में लिया जा सकता है 5 टाइम्स यानी 5 बार। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, what is the maximum amount of advance can be drawn to LTC facility by a government servant। ये हमने EMRS प्रिंसिपल का पेपर किया था, वहां पर हमारा सेम क्वेश्चन था, राइट। सरकारी कर्मचारी द्वारा LTC सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिकतम कितनी राशि अग्रिम रूप से की जा सकती है, 100%, 75%, 80, 90। नॉर्मल कितना मिलता है, 80। मैक्सिमम कितना मिलता है, 90% तक मिलता है। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इज एलिजिबल फॉर आउट ऑफ टर्न एडहोक अलॉटमेंट ऑफ स्टाफ क्वार्टर। तो हमने क्वार्टर अलॉटमेंट रूल्स पढ़े थे, उसी का एक क्वेश्चन है कि वो सरकारी कर्मचारियों की कौन सी श्रेणी आउट ऑफ टर्न स्टाफ क्वार्टर आवंटन की पात्र है। इंटरनेशनल ओलंपिक मेडल विनर्स नहीं, हम देते हैं कोई भी फैमिली इमरजेंसी, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी, उस केस में गवर्नमेंट सर्वेंट की प्रेफरेंस है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट सफरिंग फ्रॉम द कैंसर, ये वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है, सेकंड। गवर्नमेंट सर्वेंट विद चाइल्ड हु इज डिसेबल नहीं, नो वन इज एलिजिबल, आउट ऑफ टर्न एलिजिबल होते हैं गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट सफरिंग फ्रॉम द कैंसर, उसको हम देते हैं। तो कैंसर से पीड़ित सरकारी कर्मचारी, तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट 32, a government servant refuse to take promotion is not eligible for। पदोन्नति लेने से मना करने वाले सरकारी कर्मचारी किसके लिए पात्र नहीं है, उसको जो है कितने टाइम के लिए और प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। नो प्रमोशन टिल 5 ईयर, 5 साल के लिए। नो नेक्स्ट प्रमोशन टिल 3 ईयर, भाई 3 साल में अगला देंगे। नेक्स्ट प्रमोशन टिल 1 ईयर, पोस्टपोन कर देंगे 1 साल के लिए। या नॉट एलिजिबल, पूरे सेवा काल में पदोन्नति का पात्र नहीं है, तो हम 1 साल के लिए जो है बेसिकली पोस्टपोन कर देते हैं। तो नेक्स्ट प्रमोशन टिल 1 ईयर। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ, सॉरी थर्ड ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, what is the quantum of commuted leave admissible to female government servant who wishes to combine with maternity leave।
प्रसूति अवकाश के साथ परिवर्तित अवकाश को जोड़ने की इच्छुक किसी सरकारी महिला कर्मचारी को अधिकतम कितनी परिवर्तित छुट्टी लेने की अनुमति है? तो कितनी छुट्टी लेने की अनुमति है, कितनी ले सकते हैं यहाँ पर? 60 डेज, 30 डेज, 45 डेज, नॉट एडमिसिबल विद मैटरनिटी लीव। तो हमने पढ़ा है मैटरनिटी लीव के साथ आप कम्यूटेड लीव ले सकते हो, कितने दिन की? 60 डेज की, प्लस एलएनडी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कम्यूटेड है, मैक्सिमम कितने ले सकते हैं? 60 डेज यानी कि 60 दिन। तो अधिकतम 60 दिन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। द चाइल्ड केयर लीव मे नॉट बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट इफ, एक सरकारी कर्मचारी को संतान देखभाल छुट्टी जो है सीसीएल दी जा सकती है यदि, मे नॉट बी ग्रांटेड है, एक सरकारी कर्मचारी को संतान देखभाल जा सकती है, और यहाँ पर है मे नॉट बी ग्रांटेड, नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी नहीं दी जा सकती है। एक और क्वेश्चन था सुबह जो प्रिंसिपल में ऐसे था, ठीक है, तो जिसने हिंदी में पढ़ा हुआ उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, तो यहाँ पर हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सरकारी कंपनी को संतान देखभाल की दी जा सकती है, यहाँ पर आना चाहिए था नहीं दी जा सकती है ना। तो द पीरियड इज मोर देन 30 डेज, जब जो है 30 दिन से ज्यादा हो तो दी जा सकती है। मोर देन 180 डेज में भी दी जा सकती है। पीरियड इज लेस देन 15 डेज बट मोर देन 10 डेज दी जा सकती है। हमने पढ़ा था कि सीसीएल जो है आपकी एक बार में कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम हमारी जो है मिनिमम 5 डेज की होनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन हो सकता है, इसमें ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी की स्टेटमेंट है वो अलग है इंग्लिश की स्टेटमेंट से। तो इंग्लिश की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है ऑप्शन नंबर 3 जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। What is the quantum of the special casual leave admissible to the male government servant who undergoes vasectomy family planning operation? Vasectomy परिवार नियोजन ऑपरेशन कराने वाले एक पुरुष सरकारी कर्मचारी को कितने दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है? 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 5 दिन? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है, 7 डेज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इनवैलिड पेंशन? इनवैलिड पेंशन का मैक्सिमम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट सॉरी है, क्या होगा? अभी अविधिमान्य पेंशन की न्यूनतम राशि। तुम्हें पता है प्रोविजनल पेंशन यानी कि जो मिनिमम पेंशन मिलती है वो कितनी होती है? 9,000 रुपीज प्लस जो है डीआर, है ना, इसी से हम मानते हैं डिपेंडेंसी की कंडीशन भी। तो 9,000 रुपए प्लस डीआर, ये तो मिनिमम मिलेगी। तो 3,000, 2,500, 5,000, 9,000, राइट ऑप्शन क्या हमारा? प्रतिमाह 9,000 रुपए, यानी कि 9,000 पर मंथ। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब टू अवेल एडिशनल पेंशन बाय द रिटायर्ड पेंशनर? सेवानिवृत्त पेंशन धारियों द्वारा अतिरिक्त पेंशन लेने की नियम जो न्यूनतम विहित आयु है वो कितनी है, कितने टाइम के बाद मिलता है? हमने एक टेबल याद करी थी पेंशन रूल में, जो थी 80 टू 100 तक, है ना, मोर देन 100 एज है, 80 टू 85 है, 85 टू 90 है, इसके अकॉर्डिंग। तो मिनिमम एज क्या है, तो कब मिलना पेंशन शुरू होगी? 80 साल पर। तो ऑप्शन फर्स्ट है 75 ईयर, 90 ईयर, 80 ईयर, 65 ईयर। राइट ऑप्शन हमारा क्या है? अगेन ऑप्शन नंबर 3 है, 80 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। What is the service gratuity as per FRSR? FRSR के तहत सर्विस ग्रेजुटी क्या होती है? तो FRSR के अनुसार सेवा उपदान क्या है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन जो है वो है सेकंड। सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी को दिया गया एक बारगी भुगतान, वन टाइम पेमेंट ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट एट द टाइम ऑफ द सुपरएनुमेशन। लमसम पेमेंट ग्रांटेड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ, नहीं वो रिटायरिंग है हमारी। 6 मंथ एमोलमेंट, नहीं 6 मंथ नहीं, हम कैलकुलेशन मेथड अलग है। सभी रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को हम देते हैं, नहीं, तो ये हमारे पास सभी के लिए आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। What is the upper limit for partial withdrawal allowed under NPS? NPS के तहत कितना हम मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हैं, है ना। NPS में हालांकि रूल चेंज हुए थे, लेकिन आपके लिए सेफर साइड क्वेश्चन क्या है, कितना हम कर सकते हैं? हमें पता है 25% कर सकते हैं, 3 साल के बाद कर सकते हैं, अपना ही जो है कंट्रीब्यूशन है वो कर सकते हैं, और एक बार निकलवाने के बाद 4 साल के बाद कर सकते हैं, मैक्सिमम भी 4 बार निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पर है 10%, 30%, 50%, 25%। तो स्वयं के योगदान का ऑन कंट्रीब्यूशन का 25% हम निकाल सकते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। Is it mandatory to submit the life certificate by pensioner in case of the first credit of the pension? पेंशन की पहली किस्त जमा करने के मामले में क्या पेंशनधारी द्वारा जीवन प्रमाण पत्र
जमा करना अनिवार्य है। इट इज सबमिटेड, इट इज मैंडेटरी टू सबमिट इन ए बैंक, जरूरी नहीं है, बैंक में कहीं से भी हो सकते हैं। बेसिकली हम किसको देते हैं, पीडीए, जो हमारा पीडीए है वो होगा हमारा, ठीक है। देन इट इज मैंडेटरी टू सबमिट इफ इट इज इन ए प्राइवेट बैंक, सिर्फ प्राइवेट बैंक में होगा, वो भी नहीं है। इज इट नॉट नेसेसरी, नेसेसरी होता है पेंशनर को, तो पेंशनर कैन सबमिट द लाइफ सर्टिफिकेट इन 3 मंथ्स ऑफ द फर्स्ट क्रेडिट ऑफ द पेंशनर। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। द टर्म फाइल इन एन ऑफिस रेफर्स टू, कार्यालय में फाइल जो है हमारा, फाइल शब्द से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, इट इज a compilation of papers on a specific subject with noting and the correspondence। यह निर्दिष्ट विषय पर टिप्पण और पत्राचार सहित पत्रों का संकलन है। तुम्हें पता है फाइल क्या होती है, नोटिंग होती है, नोटिंग नोट जो है हमारा पोर्शन होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन होता है, तो ये हमारा करेक्ट है। इट इज अ रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड, नहीं, फाइल की बात करें, इट इज एन ऑफिस अंडर द स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ऑफिस नहीं है, ऑफिस ऑर्डर नहीं है, फाइल है, प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट है उसमें, सिर्फ ऑफिस ऑर्डर नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स तो हमारी ई फाइल हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, सीसीएस सीसीए रूल से है। सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 आर अप्लाइकेबल टू, सीसीएस सीसीए नियमावली 1965 लागू होती है, किस पर लागू होती है, हमने शॉर्ट ट्रिक्स में भी याद किया था। यहाँ पर तो सिंपल सा आया, किस पर लागू होता है, तुम्हें पता है सेंट्रल जो सिविल गवर्नमेंट सर्वेंट है उन्हीं के लिए हम पढ़ रहे हैं, सिविल सर्विस पोस्ट है उन पर लागू होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट्स पर हमारी जो है लागू होता है। डेली बेस्ड जो एम्प्लॉय है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, डिफेंस सर्विसेज है, उस पर लागू नहीं होती। डिफेंस में हमारी किस पर होती है, सिविलियंस पर होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनर पेनल्टी अंडर सीसीएस सीसी रूल। तो सीसीएस सीसीए से काफी सारे क्वेश्चंस है। तो सीसीएस नियमावली 1965 के अंतर्गत निम्नलिखित में से लघु शास्ति आपको बतानी है। माइनर पेनल्टी कौन सी है वो आपको बताने है। रिमूवल फ्रॉम द सर्विस तो हमें पता है ये कौन सी है, मेजर पेनल्टी है। सस्पेंशन पेनल्टी ही नहीं है, नॉट अ पेनल्टी। विद होल्डिंग इंक्रीमेंट विद क्यूमुलेटिव फैक्ट, क्यूमुलेटिव फैक्ट है तो हमें पता है अगेन ये क्या है, मेजर पेनल्टी। तो माइनर कौन सी है, सबसे छोटी भी है, और माइनर कौन सी है, सेंश्योर पेनल्टी है ना। सस्पेंशन सेंश्योर को लेकर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है, यहाँ पर हमारा 43 का राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। सेम क्वेश्चन जो है आज के प्रिंसिपल के पेपर में भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो द रोल ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर इन डिपार्टमेंटल जो है इंक्वायरी अंडर सीसीएस सीसीए रूल्स, सीसीएस सीसीए नियमावली के अंतर्गत विभागीय जांच में प्रस्तुतिकर्ता अधिकारी पीओ की भूमिका होती है, क्या होती है। टू इशू चार्जशीट, सिर्फ जो है चार्जशीट देना यानी कि आरोप पत्र जारी करना। सेकंड हमारा टू प्रेजेंट द केस ऑन बिहाफ ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अनुशासनिक प्राधिकारी की तरफ से मामले को प्रस्तुत करना ये है। तो टू प्रेजेंट द केस ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की तरफ से पेश करना। टू कंडक्ट इंक्वायरी, नहीं, इंक्वायरी नहीं करता है। टू प्रेजेंट द केस ऑन द बिहाफ ऑफ चार्ज ऑफिसर, नहीं, उसके लिए हमारे पास कौन है, डिफेंस असिस्टेंट। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, सेकंड ऑप्शन जो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। एफआरएसआर से भी काफी क्वेश्चंस हैं लेकिन इजी वाले हैं, ऐसा नहीं है जो हमने अलग अलग पढ़े वैसे वाले क्वेश्चन है, कोई ऐसा रूल नंबर या कोई बहुत डिफिकल्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा है 45, एंड इंक्रीमेंट इन पे मैट्रिक्स अंडर एफआरएसआर नॉर्मली एडमिसिबल। एफआरएसआर के अंतर्गत पे मैट्रिक्स में वेतन वृद्धि सामान्यतः ग्राह्य है। कब होती है वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट हर साल मिलता है ना, एवरी ईयर। तो ओनली ऑन द प्रमोशन, नहीं, प्रमोशन पे तो हमें 2 लेवल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। ओनली वंस इन एंटायर सर्विस, नहीं, वंस इन 6 मंथ, नहीं, हमें मिलता है साल में एक बार, वंस इन ईयर जो है वो यहाँ पर मिलता है ना, एक इंक्रीमेंट साल में एक बार मिलता है। हालांकि 2 बार होते हैं लेकिन एम्प्लॉय को एक बार मिलता है, किसी की साइकिल जनवरी में आती है, किसी की साइकिल जुलाई में आती है। तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटाइटलमेंट ऑफ एचआरए ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु शेयर अकोमोडेशन अलॉटेड टू द स्पाउस। हमने बात की जब भी आप जो है अकोमोडेशन शेयर कर रहे हैं किसी भी फैमिली के मेंबर के साथ, हम एचआरए नहीं देते हैं ना। तो हु शेयर अकोमोडेशन अलॉटेड है वो भी किसको, स्पाउस को, उसके साथ आप शेयर कर रहे हैं तो उसी के साथ शेयर करना, आपको अलग से मिलेगा भी नहीं एज पर एफआरएसआर रूल, तो उसी के साथ शेयर करना, तो हमें कोई एचआरए नहीं मिलेगा। एलिजिबल फॉर डबल एचआरए, नहीं, आपको शेयर कर रहे हो। एलिजिबल फॉर फुल एचआरए नहीं मिलेगा, 50% नहीं मिलेगा, नॉट एलिजिबल फॉर एचआरए। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट है। मकान किराए भत्ते का हकदार नहीं है क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी जो अपने पति या पत्नी को आवंटित मकान में रहता है तो उसको जो है एचआरए मकान किराया भत्ता नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47।
Which one of the following component should not be deducted from the subsistence allowance? Subsistence allowance से क्या डिडक्ट नहीं किया जाना चाहिए? जीपीएफ एडवांस जो है वो नहीं होगा, लाइसेंस फी होगा सब्सिस्टेंस अलाउंस के बेसिस पर, अमाउंट ड्यू टू कोर्ट अटैचमेंट, सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन, क्या नहीं होगा? जीपीएफ एडवांस, वो हम जो है यहाँ पर पोस्टपोन कर लेते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जब भी एम्प्लॉय का सस्पेंशन पीरियड खत्म होगा, या तो वो एक बार में एक मुश्त राशि में एक बार में लमसम पे कर देगा, या इंस्टॉलमेंट के तौर पर पे कर देगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउंटेड फॉर क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन? पेंशन के लिए अर्हता सेवा हेतु किसकी गणना नहीं की जा सकती है? ईएल ऑन मेडिकल ग्राउंड, चिकित्सा आधार पर, असाधारण छुट्टी। ईएल पे तो हमेशा हम जो है मेडिकल ग्राउंड के बेसिस पर ही काउंट करते हैं। डाइजनोन, डाइजनोन ग्रेड नहीं होता है, डाइजनोन में हमने पढ़ा भी है, डाइजनोन की जो सर्विस होती है सिर्फ वो क्वालिफाइंग सर्विस में नहीं होगी, उससे पहले की सर्विस उसके बाद की सर्विस हमेशा काउंट होगी। तो जो पीरियड है डाइजनोन का वो काउंट नहीं होता है। कमिटेड लीव काउंट होती है, लीव पर जब आप हो, स्पेशल कैजुअल लीव वो भी काउंट होता है। क्या नहीं होगा? सेकंड अकार्य दिवस, डाइजनोन जो है नहीं लिखा भी है अकार्य दिवस, नॉन ड्यूटी है आप, तो वो जो है हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। वर्टिकल रिजर्वेशन मेथड इज अप्लाइकेबल टू, और जो है ऊर्ध्वाधर आरक्षण विधि लागू होती है किस पर? जनरल कैटेगरी विद डिसेबिलिटी नहीं, और जो है डिसेबिलिटी जो है सबके लिए सेम है, जनरल कैटेगरी अलग से नहीं है सबसे पहले तो। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप पर्सन नहीं, एससी एसटी कैटेगरी जो है उस पर लागू होती है हमारी जो है यहाँ पर हमारा, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो यहाँ पर आएगा। टू सेकंड जो है वो गलत है, यहाँ पर जो है मेंशन है, थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। What is the maximum quantum of penalty imposed on public information officer under RT Act for deliberate disclosure of false information? ये सीधा क्वेश्चन हमने जो है अपनी मैराथन सीरीज में किया था यूट्यूब पर। आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत गलत सूचना को जानबूझकर प्रकट न करने पर जन सूचना अधिकारी पर अधिकतम कितनी शास्ति लगाई जा सकती है? 10,000, 20,000, 50,000, 25,000। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी है 50,000। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51। The principal of school rejected a claim of maternity leave। इसी टाइप का क्वेश्चन आज सुबह प्रिंसिपल वाले एग्जाम में भी था सेम। तो जिसका भी एग्जाम है ना, चाहे आपका एसएसए का है, एओ का है, एसओ का है, सारे पेपर देखो जहां पर भी आपका सिलेबस मैच हो रहा है, आपको कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज मिलेंगे, अदरवाइज आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग क्लैरिटी बहुत मिलेगी कि ये क्वेश्चन अगर मेरे पास आता है, या ये टॉपिक मैं जो है यहाँ पर तैयार कर लेता हूँ, यहाँ से जो ज्यादा क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, तो बहुत हेल्प मिलेगी। तो वो भी जरूर देखें जिसके बाकी अभी और पेपर्स हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल रिजेक्टेड ए क्लेम ऑफ मैटरनिटी लीव सबमिटेड बाय फीमेल एम्प्लॉय ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। हाउ आर यू गोइंग टू प्रोसेस हर क्लेम? विद्यालय का प्रधानाचार्य चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा न करने के आधार पर एक महिला कर्मचारी द्वारा जमा कराए गए प्रसूति अवकाश के दावे को अस्वीकृत कर देता है। आप इस दावे को कैसे संशोधित करेंगे, कैसे संसाधित करेंगे? तो हमें पता है कि मेडिकल लीव के दौरान किसी भी तरीके का कोई भी जो है, सॉरी, मैटरनिटी लीव के दौरान कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत नहीं होती है। हम मैटरनिटी लीव के साथ जो है कंप्यूटेड लीव ले सकते हैं। कंप्यूटेड लीव जो है हम कितने दिन की ले सकते हैं? हम ले सकते हैं 60 डेज की, प्लस जो है हम एलएनडी भी ले सकते हैं। तो ये जो हम यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं, अगर हम कंटिन्यूटी में लेते हैं तो कोई मेडिकल जो है सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। कैन नॉट बी रिजेक्टेड सिंस मेडिकल सर्टिफिकेट आर नॉट मैंडेटरी, पहले ही ऑप्शन करेक्ट है। दावे को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि चिकित्सा प्रमाण जो है पत्र अनिवार्य नहीं है। सेकंड ऑप्शन कैन बी रिजेक्टेड, मेडिकल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, जो कि नहीं है। प्रिंसिपल शुड रेफर द केस टू मैटरनिटी हॉस्पिटल, नहीं, लीव तो हमें देनी है, तो मैटरनिटी हॉस्पिटल की कोई केस ही नहीं यहाँ पर। एचओडी कैन अलो द क्लेम एट द डिस्क्रिप्शन, वो अपने अकॉर्डिंग दे सकता है, नहीं, हमें जो है मिलता ही मिलता है। मेडिकल सर्टिफिकेट की कंडीशन कोई मैंडेटरी नहीं है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टडी लीव एडमिसिबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट इन लाइफ टाइम? लाइफ टाइम पर आपको कितनी मिलती है? केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के सरकारी कर्मचारियों का समाज सेवा काल में कितनी अवधि के लिए अध्ययन की छुट्टी दी जाती है? अब किसी का था कि 36 मंथ की, है ना, तो वो हम जो है किस में देते हैं? जहां पर हमारा जो है सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज है वहां पर हम देते हैं ना, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा।
सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, तो हेल्थ सर्विसेज के रिगार्डिंग यहाँ पर पूछी गई है। एडमिसिबल टू द सीजीएच, सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ना होके हमारा क्या हो जाएगा, 3 इयर्स हो जाएगा। प्रिंसिपल वाले में सिंपल था, यहाँ पर सीजीएचएस के लिए पूछी गई। सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज में हमने पढ़ा था नॉर्मल जो है एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्वेंट को कितना मिलता है, 12 मंथ्स आप एक बार में ले सकते हो, 24 मंथ्स आपकी मैक्सिमम है, 28 मंथ्स तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, और जो है 36 मंथ यानी कि 3 साल की मिलती है, जो भी हमारे हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड है, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा से रिलेटेड है ना, सेंट्रल हेल्थ से। तो ये वर्ड के कारण हमारा आंसर क्या हो गया, 3 ईयर्स। और अगर ये नहीं होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 2 साल। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है हमारा 3 साल है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका करेक्ट करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी 49 और 52। What is the maximum limit of the earned leave in entire service permitted to be accumulated? समस्त सेवा काल में कितनी अर्जित छुट्टी जमा करने की अनुमति है, कितना एक्यूमुलेट कर सकते हो? हमें पता है कितना कर सकते हैं, 300 एक टाइम पर हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो 360, 250, 400 सभी गलत है, 300 करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल रिजेक्टेड child care leave to a single male government servant who adopted a child, justify the principal action। तो कोई सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट उसने बच्चे को अडॉप्ट किया है, उसकी चाइल्ड केयर लीव रिजेक्ट हो गया। तो चाइल्ड केयर लीव में बकायदा डेफिनेशन दी गई है, व्हाट इज अ सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट। वो इज अ सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट जो अनमैरिड हो सकता है, जो बच्चा अडॉप्ट कर सकता है, जो डिवोर्सी हो सकता है, या फिर जो है हमारा विडो हो सकता है। ये सब हमारे सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट में आते हैं और सबको चाइल्ड केयर लीव दी जाती है। तो एक विद्यालय का प्रधानाचार्य एक बालक को गोद लेने वाले एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी को संतान देखभाल छुट्टी देने से मना कर देता है। प्रधानाचार्य की कार्यवाही को तर्कसंगत ठहराइए। प्रिंसिपल डिसीजन इन ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है। द प्रिंसिपल डिसीजन इज नॉट करेक्ट। द मेल गवर्नमेंट सर्वेंट इज एंटाइटल्ड टू द चाइल्ड केयर लीव इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। तो इस प्रधानाचार्य का निर्णय सही नहीं है। पुरुष सरकारी कर्मचारी लिंग का ध्यान दिए बिना संतान देखभाल छुट्टी लेने का हकदार है। प्रधानाचार्य को मामले को उच्च प्राधिकारियों के पास भेजना चाहिए, नहीं, केवल महिला कर्मचारी ले सकती है जो चाइल्ड केयर लीव, नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 55। The principal refused to forward an application for higher post in different organization submitted by a teacher. What could be the reason? क्या हो सकता है? The teacher in probation period हम भेज सकते हैं, तो अगर कोई रिक्वेस्ट हमारे पास है तो हम अप्रूव कर सकते हैं बकायदा, क्योंकि हायर पोस्ट के लिए ना, तो वहां पर हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, अगर एलिजिबिलिटी है सब है तो हम भेज सकते हैं। द टीचर इज ऑन मेडिकल लीव तो भी हम भेज सकते हैं। टीचर इज अंडर सस्पेंशन, वहां पर हमने स्पेसिफिकली पढ़ा है कि हम तब नहीं भेज सकते, यानी कि अध्यापन अगर निलंबाधीन है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। What is the duration of probation period in respect of government servant with grade pay 7600 selected on the direct recruitment? प्रमोशन में हमने जो है प्रोबेशन पीरियड में हमने डिस्कस किया था, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का ही होता है, मैक्सिमम 3 साल का हो सकता है, अगर किसी एम्प्लॉय का 2 साल का नहीं हुआ तो हमने एक्सटेंड कर दिया, उससे भी ज्यादा 4 साल मैक्सिमम पीरियड होता है, लेकिन इनिशियली सबका 2 साल होता है, चाहे कोई नॉन टीचिंग पोस्ट में, टीचिंग पोस्ट में, कोई भी है। तो केवल भी ग्रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी भर्ती के माध्यम से 7600 ग्रेड पे पर चयनित सरकारी कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि कितनी अवधि की होती है, 2 साल की। राइट ऑप्शन हमारा क्या है, 2 ईयर्स। सेकंड जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरिंग पेंशन। रिटायरिंग पेंशन क्या होती है? रिटायरिंग पेंशन हमारी होती है सेवानिवृत्ति पेंशन, यानी कि वो पेंशन जो हम किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को देते हैं ऑन द प्री मैच्योर रिटायरमेंट। तो पहला ऑप्शन है पेंशन ग्रांटेड एट द टाइम ऑफ सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन देंगे तो उसका नाम ही हमारा क्या है, सुपर एनुएशन पेंशन हो जाएगी वो, है ना। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, सुपर एनुएशन पेंशन, रिटायरिंग पेंशन नहीं है। सेकेंड, पेंशन ग्रांटेड ऑन प्री मैच्योर रिटायरमेंट बिफोर सुपर एनुएशन, ये करेक्ट है। जब भी गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलेगी अधिवर्षता से पहले समय पूर्व सेवानिवृत्ति पर प्रदान की गई पेंशन है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड है पेंशन ग्रांटेड ऑन कंपल्सरी रिटायरमेंट, नहीं, वो भी नहीं है हमारी। पेंशन ग्रांटेड ऑन रेजिग्नेशन, नहीं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 58। अकॉर्डिंग टू जीएफआर, जीएफआर से क्वेश्चन है, तो अकॉर्डिंग टू जीएफआर 2017 लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी अडॉप्टेड व्हेन द वैल्यू इज अप टू 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख और 25 लाख। 25 लाख पहले हुआ करती थी, अमेंडमेंट के बाद हमें पता है कितनी है, 50 लाख। 50 लाख रुपए तक की अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी का यूज कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। व्हाट डू यू मीन बाय डेफिसिट बजट? छोटे का बजट से क्या तात्पर्य है? एक्सपेंडिचर एक्सीड इनकम, जहां पर हमारा खर्च जो है हमारे इनकम से ज्यादा है, वो डेफिसिट। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वे आय से अधिक है, तो वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन 60। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, अगर आपने जो है क्लास तो आपने ली है, आपने सारी चीजें पढ़ी हैं, इनकेस अगर आपके नोट्स है वहां से आपने पढ़ा है या आपने अपने खुद से सेल्फ स्टडी किया है, तो सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने यूट्यूब पे मैराथन सीरीज देखी थी जो हमने लास्ट की थी अभी, तो अगर वो आपने चारों पार्ट्स देखे थे, तो मोस्टली क्वेश्चन है आपके जो है आपको यहाँ पर इजिली देखने को मिल रहे हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको एज इट इज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर वहां से आपने रिवाइज किया था तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही यहाँ पर करके आए होगे। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है मैराथन सीरीज को देखना, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें या स्टडी पोर्टल की नोट से पढ़े या क्लासेस से पढ़े, लेकिन मैराथन सीरीज भी जरूर से देखा करो जब हम कोई भी टॉपिक करते हैं। यानी कि मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ है, वहां पर हम क्विकली जो है उसको रिवाइज कर लेते हैं, एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाता है ना, कुछ ज्यादा तो है नहीं हमारा, बस रिवीजन हो जाता है, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है सारे कंसेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज करना। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 60। which one of these sections of the RTI Act 2005 associated with category of exempted information? सेम क्वेश्चन जो है प्रिंसिपल में था, तो हमें पता है कि कौन सा होता है, सेक्शन हमारा 8 होता है। राइट ऑप्शन है हमारा सी, थर्ड धारा 8। आरटीआई अधिनियम 2005 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा निष्पादित सूचना वर्ग से संबंधित है? तो ये हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, अभी हम बात करेंगे केवीएस का जो आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन था, उसमें क्या क्या आंसर हो सकते थे, सैंपल आंसर, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जब भी हम डिस्क्रिप्टिव सोल्व करते हैं, तो वही मैसेज मैं आपको देना चाहूंगी कि जो मैं आपको यहाँ पर आंसर बता रही हूँ वो जस्ट एक गाइडेंस की तरह है, एक सैंपल के तौर पर है। जरूरी नहीं कि आपने अगर सेम आंसर लिखा होगा तो आपका ठीक होगा, या आपको बिल्कुल सेम आंसर लिखना था, आपका जो आंसर लिखा होगा वो भी बिल्कुल सही हो सकता है ना। और जो लैंग्वेज मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ लिखने में, तो सेम स्टाइल ऑफ लैंग्वेज आपकी हो वो भी जरूरी नहीं है। तो आपका जो भी मीडियम है, हिंदी है, इंग्लिश, आपने जिस भी स्टाइल में आंसर लिखा है वो आपके क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो बिल्कुल इसको कंपैरिजन करो, मैंने तो ये नहीं लिखा है तो क्या मेरा आंसर गलत है, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज जस्ट की गाइडेंस के तौर पर कि हाँ, जैसे आप लोगों ने आंसर दिया, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आप लोगों ने आंसर दिया उसी तरीके से मेरा भी एक फॉर्म ऑफ आंसर है, उस तरीके से हो सकता है, आपका भी आंसर सही हो सकता है, मेरा भी आंसर सही हो सकता है, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं, सैंपल सॉल्यूशन हम देखेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा जो और तैयारी कर रहे हैं केवीएस नोट एग्जाम, एसएसए है, क्योंकि आपका एलडीबी आने वाला है, एओ है, एसओ है, आपको पता चल जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो है डिस्क्रिप्टिव पार्ट से यहाँ पर बन रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट से जो है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं जो भी नॉन टीचिंग एग्जाम है आपका, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर सेक्शन ऑफिसर, सभी के लिए हमारे पास नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। अपनी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, स्पेस देके एग्जाम, और शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर, तो आपको आपके एग्जाम से रेलिवेंट सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी नॉन टीचिंग एग्जाम की, जहां पर भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस रूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स है, सभी के लिए नोट्स अवेलेबल है। कुछ इस तरीके से आपके पास नोट्स पैक होकर पहुंच जाते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो आपको सेम डे डिलीवरी मिल जाती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे रिकॉर्डेड बैच, जहां पर हर एक टॉपिक आप विद क्लैरिटी के साथ, मेंटरशिप के साथ चाहते हैं, तो आप हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, जहां पर हमारे पास एएसओ, एसएसए, एओ, एसओ सभी के लिए बैच अवेलेबल है। इन सभी बैचेस में आपके सारे टॉपिक्स कवर हैं विद वीडियो, अपडेटेड कंटेंट है आपका, उसमें ऑफिशियल डॉक्स हैं, एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव सब क्लियर है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा, जो एएसएससी में आया, जो है एएसओ में आया, वो है मेंशन एनी टू टाइप्स ऑफ मेजर पेनल्टी एंड टू टाइप्स ऑफ माइनर पेनल्टी एज पर सीसीए रूल्स। केंद्रीय सिविल सेवा सीसीए नियमावली के अनुसार किन्हीं दो प्रकार की बड़े दंड और दो प्रकार की लघु शास्ति का आपको उल्लेख करना है। 4 नंबर का आपका जो ये क्वेश्चन है वो दिया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ पेनल्टी कितनी है, 9 होती है हमारे पास, राइट। आपको बताया, तो उसमें से भी आप कोई भी जो दो माइनर है, दो मेजर है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। माइनर इज 4, मेजर इज 5, टोटल 9।
तो सबसे पहला है हमारा कि पेनल्टीज जो पूछा गया है, तो माइनर पेनल्टी की अगर हम बात करें, जैसे कि आपके पास क्या है, सेंश्योर है सबसे छोटी पेनल्टी, वो आप मेंशन कर सकते हैं, है ना। विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, ये आपका जो है मेंशन कर सकते हैं। तो यानी कि प्री निंदा और पदोन्नति को रोकना, ये हमारी माइनर पेनल्टी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें मेजर पेनल्टी, तो मेजर पेनल्टी में आपका रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज हो गया इन टाइम स्केल ऑफ पे विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट, कंपल्सरी रिटायरमेंट, डिसमिसल, रिमूवल, ये सब हमारी क्या है, मेजर पेनल्टी। तो कोई भी दो पेनल्टी आप यहाँ पर भी लिख सकते थे। वेतनमान में निचले स्तर पर लाना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ये आपकी मेजर पेनल्टी है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट एनी फोर सर्कमस्टेंसेस व्हेन विजिलेंस क्लियरेंस इज डिनाइड फॉर प्रमोशन। 4 नंबर का क्वेश्चन है, पदोन्नति पर सतर्कता अनापत्ति देने से मना करने की कोई 4 परिस्थितियों का उल्लेख करें, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो डिनाइल ऑफ द विजिलेंस क्लियरेंस, तो विजिलेंस क्लियरेंस किस केस में हम मना कर सकते हैं, सबसे पहला अंडर सस्पेंशन केस में हम मना करते हैं, तो व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट इज करंटली प्लेस्ड अंडर द सस्पेंशन। सेकेंड, जिस भी एम्प्लॉय के खिलाफ चार्जशीट इशू की जा चुकी है, व्हेन ए चार्जशीट हैज बीन इशूड एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आर पेंडिंग। थर्ड, हमारा कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, कोई भी जो है हमारे पास क्रिमिनल जो है इंक्वायरी चल रही है, व्हेन ए प्रोसिक्यूशन फॉर द क्रिमिनल चार्जेस पेंडिंग अगेंस्ट द ऑफिशियल। फोर्थ है हमारा ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, व्हेन एन इन्वेस्टिगेशन इनटू सीरियस एलिगेशन ऑफ करप्शन और ब्राइबरी एज एट ए कंफर्म स्टेज। तो ये कुछ 4 एग्जांपल हैं। इसके अलावा आप कोई भी और एग्जांपल जो आपको लगता है ठीक है, तो वो भी आप दे सकते हैं। यानी कि निलंबन के तहत हम कर सकते हैं, आरोप पत्र जारी हुआ है, आपराधिक जो है यहाँ पर हमारा अभियोजन है, या फिर जारी जांच है, इन सभी के। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है, अगेन 4 नंबर का क्वेश्चन है थर्ड, इसमें क्या दिया गया है, मेंशन एनी 4 कंडीशंस ऑफ क्लियरिंग द एनोमली इन द पे ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट प्रमोटेड टू द हायर पोस्ट ऑन और आफ्टर 1 Jan 2016 drawing lower pay than his junior promoted to another identical post shall also stepped up equal to pay of the junior with effect from date of promotion of the junior। 1 जनवरी 2016 को अथवा उसके बाद उच्च पद पर पदोन्नत होने वाले किसी सरकारी कर्मचारी जो वैसे ही समान पद पर पदोन्नत हुए हों, अपने कनिष्ठ से कम वेतन ले रहा हो, के वेतन में असंगति को दूर करने की किन्हीं 4 शर्तों का उल्लेख करें, ताकि उसे अपने कनिष्ठ की पदोन्नति की तारीख से समान वेतन पर स्टेप अप किया जा सके। कौन कौन से 4 हो सकते हैं हमारे पास, तो पे एनोमली और जो यानी कि वेतन विसंगति और स्टेप अप के बारे में है। तो ये हो सकता है जब हमारा सीनियर एंड जूनियर इन द सेम कैडर आइडेंटिकल पोस्ट पर है, ठीक है, यानी कि वरिष्ठ एंड कनिष्ठ एक ही कैडर पर है और समान पद पर है। सेकंड हमारा एनोमली ड्यू टू प्रमोशन आफ्टर 1 Jan 2016 के बाद पदोन्नति से वेतन विसंगति उत्पन्न हुई हो। थर्ड हमारा जूनियर ड्रॉ हायर पे देन सीनियर, तो हम कर सकते हैं कनिष्ठ का वेतन वरिष्ठ से अधिक है, या सेम पर स्ट्रक्चर है, सेम रूल्स रेगुलेशन हो रहे हैं, तब भी हम कर सकते हैं। तो 4 मेथड हमारे पास ये हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट से है 4 नंबर का क्वेश्चन। अगेन, द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट मेंटेन प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी इन यूनियन अफेयर्स विद डिपार्टमेंट ऑफ राजभाषा कमेटी। इंप्लीमेंटेशन ऑफ राजभाषा से है आपका क्वेश्चन। आंसर दी फॉलोइंग। राजभाषा अधिनियम केंद्र सरकार के कामों में राजभाषा समिति विभाग के साथ मिलकर हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग का आदेश देता है। निम्न का उत्तर दें। Which year the official language act came into force? तो 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा अगर आपने बता दिया कि राजभाषा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। सेकेंड, हाउ मेनी रीजन्स आर फॉर्म्ड इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट राजभाषा? राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए भारत के कितने क्षेत्र बनाए गए? अगेन जो है 1 नंबर का यहाँ हो गया। What is the status of हिंदी implementation in the region C? क्षेत्र ग में हिंदी के कार्यान्वयन की क्या स्थिति? 1 नंबर का आपका ये है। एंड हु इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर टू इंप्लीमेंट राजभाषा इन ऑफिस? यही सेम क्वेश्चन आपका जो है एमसीक्यू में आपको दिया गया था, यही सेम क्वेश्चन आपका जो है डिस्क्रिप्टिव में दिया गया था। एएसओ में भी ऐसे ही था, एक क्वेश्चन हमारा जो है सॉरी प्रिंसिपल में था वो ऐसा कि जो है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड सेम जो है एमसीक्यू में था, सेम डिस्क्रिप्टिव में था। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट राजभाषा से हमारा क्वेश्चन है। तो ईयर ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें कब आया था, 1963 में आया था। हालांकि अमेंडमेंट हुए थे 1967 में, बट 1963 में हमारा लागू हो गया था। नंबर ऑफ रीजन हमें पता है कि 3 कैटेगरी हमारे पास, रीजन ए है, रीजन बी है और रीजन सी है। तो 3 कैटेगरी आपको यहाँ पर लिखनी थी। अगर हम बात करें स्टेटस ऑफ दी हमारा जो है कि रीजन सी क्या है, कि रीजन सी स्टेट है जहां पर हिंदी मिनिमल यूज होते हैं, सबसे कम। तो ज्यादातर जहां पर हमारी जनरली इंग्लिश भाषा रहती है वो हमारे क्षेत्र ग में आते हैं। रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफिस लेवल पे हमने एमसीक्यू में भी किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड है, हेड ऑफ ऑफिसर, वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंप्लीमेंटिंग द राजभाषा।
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है अगेन 4 नंबर का क्वेश्चन है, नेम एनी 4 टाइप्स ऑफ स्पेशल अलाउंस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट वर्किंग इन हार्ड सेशन नॉर्थ ईस्ट रीजन। दुर्गम क्षेत्रों या उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी को मिलने वाले कोई भी 4 जो है प्रकार के विशेष पदों के नाम आपको बताने हैं। तो 4 बताएंगे, 4 नंबर है, 1 बताए तो 1, 2 बताए तो 2, 3 तो 3, इस तरीके से आपके नंबर डिवाइडेड है। तो स्पेशल अलाउंस हार्ड सेशन और नॉर्थ ईस्ट रीजन की अगर हम बात करें तो आपको मिलता है सबसे पहले तो एसवीए स्पेशल ड्यूटी अलाउंस जो है वो मिलता है जो भी एम्प्लॉय नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। टफ लोकेशन अलाउंस हो गया आपके पास, रिप्लेस दी जो ओल्डर स्पेशल कॉम्पनसेटरी मिलता था, अब टफ लोकेशन अलाउंस है। आइलैंड स्पेशल ड्यूटी अलाउंस जो है, हार्ड एरिया अलाउंसेज है, ये सब जो अलाउंसेज है आपको मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो ये आप यहाँ पर मेंशन कर, ठीक है, यानी कि विशेष कर्तव्य भत्ता, कठिन स्थान भत्ता, द्वीप विशेष कर्तव्य भत्ता, कठिन क्षेत्र भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो है 6 है मेरे पास, मेंशन एनी फॉर कंडीशन गवर्निंग अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन टू अ स्पाउस ऑफ ए डिसीज्ड अलॉटी हु इज एलिजिबल फॉर हायर टाइप ऑफ अकोमोडेशन। 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, उच्च श्रेणी के आवास के हकदार एक मृतक आवंटित के पति या पत्नी को आवास आवंटित करने वाली किन्हीं 4 शर्तों का उल्लेख करना। कोई भी 4 कंडीशन है अलॉटमेंट से रिलेटेड, क्वार्टर ऑफ अलॉटमेंट जो क्वार्टर अलॉटमेंट रूल है वहां से है, टू ए स्पाउस ऑफ दी जो है डिजीज अलॉटी उसका। तो अकोमोडेशन फॉर द स्पाउस ऑफ द डिजीज अलॉटी यानी कि मृतक के पति या पत्नी को आवास मिलेगा। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हम देखते हैं, स्पाउस मस्ट बी द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एलिजिबल फॉर द जनरल पूल रेजिडेंस अकोमोडेशन, तभी हम देंगे, है ना। अगर कोई जो है प्राइवेट जॉब पर है, वर्किंग नहीं है, तो हम नहीं देते हैं। टाइम लिमिट क्या है, अप्लाइकेबल फॉर द रेगुलाइजेशन अलॉटमेंट मस्ट बी मेड विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड। तो 6 महीने के अंदर आपको जो है डेट के 6 महीने के डेथ के 6 महीने के अंदर आपको अप्लाई कर देना है। क्लियरेंस ऑफ ड्यू, जो भी आउटस्टैंडिंग लाइसेंस फी है, ड्यू है, डिसेज गवर्नमेंट सर्वेंट का जो मृतक है उसका वो आपको क्लियर करना है। एंटाइटलमेंट, अगर जो स्पाउस है हायर टाइप के एंटाइटलमेंट है तो उसको ऑन टाइप या जो भी एग्जिस्ट लोअर यहाँ पर हम उसको जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रोजगार की स्थिति हम सबसे पहले देखेंगे कि जो भी मृतक की पति या पत्नी है जिसको भी जो है केंद्रीय सरकारी कर्मचारी होना चाहिए, जो सामान्य पूल आवासीय जो आवास है उसके लिए पात्र हो। सेकंड हमारा समय सीमा की बात करें तो नियमीकरण आवंटन के आवेदन मृत्यु की तारीख से निर्धारित अवधि आमतौर पर 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। थर्ड बकाये की निकासी, मृतक के सभी बकाया लाइसेंस शुल्क और देय राशि का निपटान किया जाना चाहिए। फिर फोर्थ हमारा आ जाता है पात्रता, यदि पति पत्नी उच्च श्रेणी के हकदार हैं तो उनकी अपनी पात्र श्रेणी आवंटित की जा सकती है, मौजूदा आवास रखने की अनुमति दी जा सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, मेंशन 8 टाइप ऑफ लीव एडमिसिबल अंडर FRSR रूल। तो FRSR के रूल के तहत ही हमारा जो है चैप्टर नंबर 3 आता है लीव के रिगार्डिंग। तो आपको बताना है FRSR छुट्टी नियमावली के अंतर्गत जो है आपको अनुमत है कोई भी 8 प्रकार की छुट्टियां बताने। तो 2 छुट्टियां अगर आप लिख दोगे, 2 लीव के टाइप लिख दोगे तो 1 नंबर आपका पक्का। तो हमारे पास बहुत सारी लीव है, जो भी आप लिखना चाहो, HPL है, कम्यूटेड है, LND है, EL है, UL है, जो है आपके पास मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी लीव है, चाइल्ड केयर लीव है, चाइल्ड अडॉप्शन लीव है, स्टडी लीव है, ठीक है। जो भी लीव आप लिखना चाहो उनमें से 8 जो लीव है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनअवेल ज्वाइनिंग टाइम दैट कैन बी क्रेडिट टू EL अकाउंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज 90 to 95 EL क्रेडिट एंड क्रेडिट। सेम क्वेश्चन ASO में था, ये आपका डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पर भी है। सेम क्वेश्चन यही आपका MCQ में था, सेम हमारा जो है ASO में भी था। तो जो है जहां पर सॉरी जो ये आपका जो है SSC में भी था, क्योंकि हम ASO का भी सोल्व कर रहे हैं। तो जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनअवेल ज्वाइनिंग टाइम कितना क्रेडिट किया जा सकता है, जिसकी जो है 295 है। तो किसी सरकारी कर्मचारी जिसके खाते में 295 अर्जित अवकाश जमा है, खाते में अधिकतम कितनी ज्वाइनिंग टाइम जिसका लाभ न किया गया हो कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम हो सकते हैं 300। 295 अभी है ऑलरेडी, तो हम कितने दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 दे सकते हैं। नेम द अलाउंस नॉट अलाउड ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग टाइम, कौन सा अलाउंस जो है नहीं मिलता है वो है यहाँ पर 1 नंबर का आपका ये हो गया, 1 नंबर का ये। कैन ज्वाइनिंग टाइम कंबाइंड विद द कैजुअल लीव, 1 नंबर का आपका यहाँ पर हो गया, MCQ में भी था इससे क्वेश्चन जो है प्रिंसिपल में। कैन द बेनिफिट ऑफ इंक्रीमेंट बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग टाइम, क्या इंक्रीमेंट दिया जाएगा एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग टाइम के दौरान। तो 4 नंबर के आपके ये क्वेश्चन हो गए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि अगर आपके पास 300 जो है मैक्सिमम एक्यूमुलेट हो सकते हैं, हमें पता है 295 है आपके पास, और जो है आपके पास कितना जो अनज्वाइंड टाइम है आपका जो अनअवेल वो कितना आप ऐड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम क्रेडिट कितना हो सकता है हमारे पास, 300 हो सकता है। 295 है तो 300 में से हम माइनस कर देंगे 295, यानी कि सिर्फ 5 ही दिन है जो हम यहाँ पर EL में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एक्यूमुलेशन कितना हो सकता है 300। सेकेंड, अलाउंस जो नहीं मिलेंगे एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग टाइम के दौरान, तो जनरली जो भी अलाउंस है हमारे जो है जैसे कन्वेंस अलाउंस हो गया वो हम ज्वाइनिंग टाइम पर नहीं देते हैं, ठीक है, वो नहीं देते हैं।
कंबाइनिंग विद द सीएल, कंबाइन विद सीएल क्या हम कर सकते हैं? नहीं, हमें पता है कि ज्वाइनिंग टाइम को हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं कैजुअल लीव के साथ। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट बेनिफिट, क्या इंक्रीमेंट बेनिफिट दिया जाएगा? फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो ग्रांट नहीं किया जाएगा जब तक कि एम्प्लॉय जो यहाँ पर जो है नहीं आता है, जब अपनी न्यू ज्वाइन नहीं करता। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, कैन द बेनिफिट ऑफ इंक्रीमेंट बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग टाइम? इसका आंसर होगा यस, हम बेनिफिट देते हैं, है ना, ठीक है, जो इंक्रीमेंट है वो हम देते हैं, लेकिन बेनिफिट एम्प्लॉय को तब मिलेगा जब एम्प्लॉय की जो ज्वाइनिंग है न्यू पोस्ट पर वो ज्वाइन कर लेगा। तो अगर क्वेश्चन होता कैन द इंक्रीमेंट बी ग्रांटेड, तो यस होता, लेकिन बेनिफिट की बात की गई है तो वहां पर हमारा आंसर होगा कि नहीं, अभी नहीं मिलेगा, जब एम्प्लॉय न्यू स्टेशन पर जाएगा तब बेनिफिट मिलेगा, ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर मेडिकल अटेंडेंस रूल आंसर द फॉलोइंग। मेडिकल अटेंडेंस हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। कैन a CGHS beneficiary get treatment at private empaneled hospital under emergency? क्या कोई CGHS लाभार्थी आपात स्थिति में निजी पैनल बंद अस्पताल में उपचार करा सकता है? एक नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड है, कैन a CGHS कार्ड होल्डर कंटिन्यू हिज एनुअल सब्सक्रिप्शन वेयर पोस्टेड ऑन फॉरेन असाइनमेंट? क्या कोई भी CGHS कार्डधारी अन्यथा काम करने के दौरान अपना वार्षिक अंशदान जारी रख सकता है? एक नंबर का ये है। Is an unmarried daughter age 30 years not employed but wholly dependent on government servant eligible for CGHS benefit? ये भी आपका एक नंबर का है। क्या 30 वर्ष की एक अविवाहित पुत्री जो नौकरी में नहीं है किंतु सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित है CGHS का लाभ लेने की पात्र है? लास्ट है आपका, इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट डू दे नीड सेपरेट CGHS कार्ड? यदि पति और पत्नी दोनों ही केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो उनको अलग अलग CGHS कार्ड की आवश्यकता है या नहीं? तो एक नंबर का आपका ये हो जाता है। तो 4 नंबर के आपके जो है ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर है। पहला हम बात करते हैं तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट, तो यस CGHS बेनिफिशियरी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा सकता है, जो भी प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, हमारे पास जो एम्पैनल्ड लिस्ट है उसमें प्राइवेट भी होते हैं, तो उनसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन इमरजेंसी हो तब। सेकेंड हमारा है फॉरेन असाइनमेंट, ए कार्ड होल्डर यूजुअली डज नॉट कंटिन्यू द सब्सक्रिप्शन व्हाइल ऑन द फॉरेन असाइनमेंट। सीजीएस जो है हमारी एब्रोड में लागू नहीं होता, तो अगर एम्प्लॉय जो एब्रोड में है तो वहां पर हम सीजीएस का बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। देन हमारे पास थर्ड, अनमैरिड डॉटर जो है 30 इयर्स की एज है, तो यस अनमैरिड डॉटर एम्प्लॉयड है, होली डिपेंडेंट है, तो वो हमारी रिगार्डलेस ऑफ एज की कोई लिमिट नहीं होती, तो हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेपरेट कार्ड, क्या सेपरेट कार्ड की जरूरत है? तो नहीं, आप ज्वाइंट कार्ड भी बना सकते हो, अगर दोनों ही जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट जो है यहाँ पर अपना जो है इकट्ठा कार्ड भी बना सकते हैं हस्बैंड वाइफ है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा एसओ डिस्क्रिप्टिव, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, मेंशन एनी 4 टाइप्स ऑफ ग्रेजुटी। यहाँ पर पूछा गया आपको 4 तरीके की कोई भी जो ग्रेजुटी है वो आपको यहाँ पर बतानी है, 4 प्रकार के उपदान, तो कोई भी आप बता सकते हो, जैसे रिटायरमेंट ग्रेजुटी है, सर्विस ग्रेजुटी हमारे पास, डेथ ग्रेजुटी है, इनवैलिड ग्रेजुटी है, तो ये ग्रेजुटी आप जो है यहाँ पर कोई भी 4 डिफाइन कर सकते हो। तो दैट्स इट, ये था हमारा एसओ का। एसओ का हमने एमसीक्यू सॉल्यूशन पहले हम कर चुके हैं, डिस्क्रिप्टिव हमने भी कर दिया है, तो आपको कंबाइंड वीडियो जो है वो भी चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। अपने डिटेल्स हमारे साथ शेयर करना ना भूलें, अपना नाम स्पेस दे किसी एग्जाम का नाम शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। स्टडी पोर्टल एकेडमी आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपके पास सारे कोर्सेज अवेलेबल है, चाहे आपका एएसओ है, एसओ है या एसएसए है, सभी कोर्सेज अवेलेबल है फॉर द नॉन टीचिंग एग्जाम, जहां पर भी आपका एडमिन एंड फाइनेंस का सेक्शन आता है, तो वो आप वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कितने जो है आपको लगता है क्वेश्चन आपके ठीक बन रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपके कोडिंग एग्जाम कैसा था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।